तो शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 10 मई को होने वाले अब तक की तारीख के मुताबिक 10 मई को होने वाले स्वार विधानसभा उपचुनाव पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। स्वार विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, जिनकी सदस्यता रद्द होने से की वजह से उपचुनाव हो रहा है, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को राहत तो नहीं दी। याचिका इस बात की कि मेरी जो सदस्यता गई है वो उसको चैलेंज किया है, और जो उनके ऊपर 2 साल की सज़ा हुई है उसको चैलेंज किया है। इस चैलेंज की हुई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए अब्दुल्ला आजम को कोई राहत तो नहीं दी, लेकिन कहा कि भैया आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट को ये ज़रूर कहा कि आप फौरन इस मसले की सुनवाई कीजिए, क्योंकि इस पर चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली है। 13 अप्रैल से दरअसल स्वार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मुताबिक शुरू हो जाएगी और 10 मई को वोट डलने हैं। अब ऐसी सूरत में हाई कोर्ट क्या कहता है, इस बात पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। क्या हाई कोर्ट सदस्यता बहाल करने का आदेश देता है? क्या हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम की जो 2 साल की सज़ा है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान लगाता है? ऐसी सूरत में स्वार विधानसभा का उपचुनाव जो है उसे लेकर कोई और खबर भी आ सकती है, लेकिन अब तक इस उपचुनाव के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। तो हम आपको अब्दुल्ला आजम से जुड़ी खबरें, तमाम खबरें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अब्दुल्ला आजम को छोड़िए, स्वार विधानसभा उपचुनाव में तो अपना दल और बीजेपी यानी गठबंधन के दोनों साथियों के बीच में ही मामला फंसा हुआ है। दरअसल अपना दल की ये सीट थी, अपना दल ने 2022 में यहाँ अपना उम्मीदवार लड़वाया था, जिसे हराकर अब्दुल्ला आजम विधायक बने थे। हमजा मियां अपना दल के उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद से जैसे उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट जीती, उसके बाद आजम खान की इस पूरी विरासत पर, राजनीतिक विरासत पर बीजेपी जिस तरीके से उसे अपने हिस्से में लेना चाहती है, उसके बाद से ये कयास लगने लगे कि क्या स्वार पर भी बीजेपी अपना दल की बजाय बीजेपी अपना खुद का उम्मीदवार लड़वाएगी। इस मसले को लेकर बहुत से कयास लग रहे थे। यूपी तक ने वहां के लोगों से बातचीत की। जब बातचीत की तो सुनिए क्या कहा वहां के लोगों ने। मैं बूथ पे पिछली बार वहाँ पे रहा था, मैं अपने बूथ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, तो लोगों को किसी ने यही नहीं बताया कि अपना दल का सिंबल क्या है। वैसे कहते हैं अपना दल का वोट है, जब सिंबल ही नहीं बताओगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? तो वोट है ही नहीं। इस स्वार टांडे की आवाज़ है। मान सम्मान क्षेत्र का विकास, स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, आप स्थानीय प्रत्याशी, मान सम्मान क्षेत्र का विकास। बीजेपी का वोट हर घर में है, तो फिर समाजवादी इतने बड़े वोटों से कैसे जीत गई? इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई उनकी? तब भी तो बीजेपी वाले थे यहाँ। बाकी मेरा कोई ये आपसी मतभेद का मतलब नहीं है, पर मैं एक ये बात कहना चाहूँगी कि इतने बड़े मतों से उनकी जीत हुई, इतनी भारी प्रचंड जीत उसने अब्दुल्ला आजम खान ने यहाँ से देखा स्वार टांडा में, आपकी सबकी नज़रों के सामने है, तो फिर कहाँ चले गए थे बीजेपी के वोट? तो सुनिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए और बीजेपी का कैंडिडेट चाहिए। जो अपना दल के समर्थक है वो कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले तो 2022 के फरवरी में भी यहाँ थे ना, जब हारा था अपना दल का उम्मीदवार, तब बीजेपी वालों ने क्यों नहीं जितवा दिया अपने साथी को? तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि किसके हिस्से में जाएगा ये उपचुनाव अगर हो रहा है। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम उत्तर प्रदेश से और देश की सियासी घटनाओं से जुड़ी हुई खबरों पर पैनी निगाह रहती है हेमंत तिवारी जी की। हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ रामपुर से तमकीन फयाद साहब भी जुड़ेंगे बस अब से कुछ ही देर में। मैं सबसे पहले हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं कि अपना दल के हिस्से में थी स्वार विधानसभा सीट। पहली बात तो ये कि आजम खान के बेटे की सीट है, तो वैसे ही ये एक ऐसी सीट बन जाती है जिसे लेकर सुर्खियां गर्म रहती हैं। अब अगर हम बीजेपी खेमे की बात करें, बीजेपी गठबंधन की बात करें, तो बीजेपी ने अपना दल को ये सीट पे उम्मीदवार लड़वाया था, लेकिन अब इन बदली हुई परिस्थितियों में, उपचुनावों के नतीजों के बाद, अब आपको क्या लगता है कि इस सीट पर क्या अपना दल और बीजेपी में मार फंसेगी, या फिर बीजेपी शराफत से दे देगी अपना दल को कि भाई आपके हिस्से की सीट है, आप लड़िए? देखिए, इस पूरे प्रकरण से जुड़ी 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं जिस पे वाकई चर्चा बेहद जरूरी है।
एक तो स्वार में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, दूसरे स्वार को लेकर के जो अदालती स्टेटस है ये भी बड़ा दिलचस्प हो गया है, बहुत गंभीर हो गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, लेकिन उन्होंने कोई इस पर फैसला नहीं लिया। उन्होंने जो अमूमन होता है हाई कोर्ट के हवाले कर दिया। अब जो लॉजिक है, जिस बुनियाद पर आजम खां के साहबजादे अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जिस पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, वो बहुत मजबूत, बड़ी जरूरी बुनियाद है। उनका कहना है कि इसको इग्नोर किया निचली अदालत ने। वो बुनियाद वही है कि माइनर थे, माइनर को कैसे सामान्य अदालत में सजा दी जा सकती है, उस पर कैसे केस चल सकता है। और मजबूत बात है, हो सकता है कुछ भी फैसला आ जाए। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति जो आज की तारीख में स्वार में चल रही है वो कम दिलचस्प नहीं है। दिलचस्पी की खास वजह कि इस सीट को दरअसल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता था, तो वहां लड़ पाना मुनासिब नहीं है 2022 में। वहां चुनाव लड़ के जीत लेंगे ये इसकी संभावना वहां नहीं थी, और कमजोर सीट समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलआई अपना दल को दे दी थी। अपना दल के बारे में बता दूं, अपना दल की रामपुर में कोई खास बुनियाद नहीं है, बहुत बड़ा आधार नहीं है। ठीक है, 2-4 6 इक्के दुक्के लोग मिल जाएंगे, कुछ वर्कर्स वहां खड़े हो गए अपना दल के नाम पर, लेकिन वस्तुतः यह सत्य है कि अपना दल ने कभी वहां कोई प्रॉपर तरीके से संगठन ही नहीं खड़ा किया, और अगर खड़ा किया तो वो एकदम से निष्प्रभावी प्रकार का रहा। लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं उसमें अपना दल जरूर चाहेगा कि भाई, उसका नेचुरल क्लेम बनता है कि अगर 2022 में उसने चुनाव लड़ा भाजपा के एलआई के तौर पर और उसे पराजय मिली, तो अगला दावा उसी का है। खैर, उत्तर प्रदेश में दोनों सीटें उसी के दावे की बनती हैं, 96 मिर्जापुर की और रामपुर की स्वार सीट। अब समस्या क्या है, कई प्रकार की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इधर थोड़ा सा आजम खां के इलाके में जिस तरीके से उसका वर्चस्व कायम हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसको लेकर बम है मतलब उसको लगता है कि इस वक्त उसका माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है। चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन सीट को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता था। कोई तकनीकी दिक्कत है, मुझे रिवर्स आ रही मेरी कही हुई बातें। नीरज जी सर, एक बार बोलिए, अब नहीं आ रही होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कमजोर सीट समझ करके अपने लायक दे दी थी, लेकिन अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, जैसे अभी एक छोटी सी बात हमने सुनी अस्तानी उम्मीदवार को, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक वहां कोई लोकल उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा। बहुत बार तो नवाब साहब के खानदान के ही लोग वहां चुनाव लड़ते जीतते रहे। अभी नवाब साहब के ही पोते हमजा मियां को उम्मीदवार बनाया था 2022 में अपना दल ने, और नवेद मियां जो वहां से खुद विधायक रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसके बावजूद अपना दल कैंडिडेट को हारना वहां पड़ा। उसका बहुत स्पष्ट कारण है कि आप कितना भी कहें, लेकिन रामपुर से आजम खां को एकदम खारिज नहीं कर सकते। चुनाव हारना, चुनाव प्रबंधन अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य या स्वयं वो चुनाव लड़ रहे हैं तो रामपुर में आप एकदम से उनको खारिज नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रामपुर में एक बड़ा चंक ऐसा है मतदाताओं का जिसको आजम खां और उनके परिवार पर सहानुभूति बड़ी है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान दी होगी स्वार में, कि स्वार में कहा कि लोकल कैंडिडेट हमको चाहिए, और उस दिन आ गए तमकीन फयाज साहब, इन्होंने जिक्र किया था कि तुर्क बिरादरी के वहाँ अच्छे खासे वोट हैं मुस्लिम वोटों में। मुस्लिम बहुत सीट है, तो आप जानते हैं करीब 60% के आसपास वहाँ मुसलमान हैं। तो जैसे जो इक्वेशन उत्तर प्रदेश में आमतौर पर बनता रहा है पिछले चुनाव में, उसको आप माने तो समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट सीधे लड़के चुनाव जीत सकता है। 2022 में यही हुआ था, और 2022 में अब्दुल्ला जैसे एक बड़े रसूखदार परिवार के वहाँ कैंडिडेट थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब ये जो नई बात वहाँ उठ रही है कि हमको एक लोकल कैंडिडेट चाहिए, तो लोकल कैंडिडेट तो वहाँ ये भी नहीं होते हैं, अब्दुल्ला भी नहीं होते हैं,
तो अगर लोकल कैंडिडेट वाली बात आती है और तुर्क बिरादरी का एक कुछ सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अलग इक्वेशन वहां बन जाएगा। चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़े, चाहे वहां अपना दल यानी उसका जो लाई है दूसरे कैंडिडेट को चुनाव दिया जाए। तीसरी चीज कि बसपा जो आमतौर पर चुनाव लड़ती नहीं है बाई इलेक्शन बहुत वर्षों से, आजमगढ़ जैसे कुछ लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, वहां बसपा भी थोड़े से अपनी जो है वो बाहें निकाल रही है बाहर। और आप म्यूट हो गए हैं सर। पता है। हाँ, तो आप ये समझिए कि बहुत ही कठिन चुनाव हो जाएगा अगर बसपा वहां अपना उम्मीदवार उतारती है। और जैसा कि चर्चा है, एक लोकल कैंडिडेट जो तुर्क बिरादरी से आता है मुसलमानों में, अगर वो बसपा कैंडिडेट हो जाता है तो वहां तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वही एंगल, वही इक्वेशन देख रही है कि उसका एक विधायक बढ़ जाएगा। अभी 4 साल के आसपास विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। तो ऐसी सूरत में अच्छा यही इक्वेशन अपना दल भी देख रहा है। अपना दल को लगता है कि अगर यही इक्वेशन रहा, बीएसपी वहां से चुनाव लड़ी और आजम खां का कोई भी कैंडिडेट यानी समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कमजोर पड़ा तो उस वक्त चांसेस है चुनाव जीतने के। तो जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एलआई में जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है प्रारंभिक स्तर पर, वो इसी कैलकुलेशन पर आधारित है कि अगर बसपा लड़ी तो मामला अपना बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक अच्छा खासा डिवीजन हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो लोकल कैंडिडेट वाला चल रहा है, ये उसमें बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के नीरज जी भी बहुत चीजें बहुत साफ नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा हाई कोर्ट का क्या रुख है, हाई कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है और क्या फैसला लेता है। हाई कोर्ट ने अगर ये माना, देखना होगा फ्रेम बदल गया। जी सर, आपका ना फ्रेम टेढ़ा हो गया है वो। ओह, कुछ तकनीकी दिक्कत। जी अब ठीक हो गया मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। तो मैं खाली आखिरी में ये बात मेरे मस्तिष्क में आती है कि हाई कोर्ट क्या रुख अपनाता है, यह इस पर सारी चीजें डिपेंड होंगी। और अगर हाई कोर्ट अब्दुल्ला खां को आज से 15 साल पहले हुई घटना के वक्त जब वो वाकई माइनर थे, वो उनकी बालिग होने की उम्र नहीं थी, और उस उम्र में उनको जो उनका कहना है कि उनकी कोई सीधा हस्तक्षेप उनका कोई नहीं था वहां, वो गाड़ी में बैठे भर थे। अगर इस बात की तस्दीक होती है और हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला लेता है तो शायद एक आश्चर्यजनक फैसला हो जाएगा। और ऐसी सूरत में जब जो ये दोष सिद्धि जो लोअर कोर्ट ने दी है, यह फैसला पलट भी सकता है। फैसला पलटने का मतलब है कि एक नई शुरुआत होना इस तरह के विषयों में, जो आजकल सजा मिलते ही सदस्यता रद्द होने का एक वो चल पड़ा है, क्रम चल पड़ा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ 1-2 साल में देखें तो बहुत तेजी से ये इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरे तभी तय होगा कि वास्तव में क्या होना, क्योंकि करीब मुझे लगता है कि 12 से 15 दिन ये सारी प्रक्रिया पीछे चली जाएगी। और ये तो अब सुनिश्चित है कि हाई कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो जो 13 अप्रैल से नोटिफिकेशन वगैरह की सूचना थी और 10 मई को जो इलेक्शन होने थे वो तो संभव नहीं होंगे, जो पहले से पूर्व निर्धारित तिथियां हैं उन तिथियों पर कराए जाएं। जी नीरज जी बिल्कुल। मैं तमकीन फयाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पास आऊं उससे पहले एक टिप्पणी मैं सैयद कासिम साहब से लेना चाहता हूं। कासिम साहब, आपसे भी वही सवाल है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आज का जो घटनाक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो अब हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई होगी अब्दुल्ला आजम की। लेकिन अगर हम इससे इतर ये बात करें कि चुनाव हो रहा है और अपना दल और बीजेपी में जिस तरह की हमें एक खींचतान देखने को मिल रही है, खींचतान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर कल ही बाकायदा अपना दल ने अपना एक 5 लोगों की चुनावी समिति भेजी जो कि ये कह रही है कि हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, और बीजेपी से भी जब पूछा जाता है तो वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। तो क्या कोई किसी तरह का कोई नापतोल हो रहा है कि भाई बीजेपी ये सीट अपना दल के लिए वापस छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी?
सबसे पहले नीरज जी ये बात है कि अपना दल को चाहे किस्मत से वो सीट मिली हो, चाहे सर्कमस्टांसेस ने वो सीट उनको दी हो, चाहे जिस तरह से उनको सीट मिली हो, लेकिन पश्चिम का ये वो हिस्सा है जहां पर बरेली खत्म होता है और बरेली जो है वो कुर्मियों का बहुत बड़ा गढ़ है। अपना दल ने इलाहाबाद, प्रयागराज से लेके बनारस से लेके बस्ती तक अलग अलग कुर्मियों की बेल्ट में, यहाँ तक कि फैजाबाद में भी गोसाईगंज एक सीट खब्बू तिवारी के रूप में उन्होंने पा ली थी, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया हो कि भाई मुस्लिम वहां पे 61% से ज्यादा है, अपना दल रहेगा, निशान दूसरा रहेगा, तो उसका इलेक्शन बन सकता है। और हमजा मियां ने भी ये कहा हो कि भाई बीजेपी हमको मुनासिब नहीं है, हम अपना दल ये किसी सहयोगी दल से लड़ जाए, वजह जो भी रही हो। लेकिन अनुप्रिया पटेल को ये जो मौका मिला है कि संतोष गंगवार बरेली से कितनी बार से एमपी हो रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, और बरेली, लखीमपुर और ये वाला जो हिस्सा है कुर्मियों का बहुत अच्छा हिस्सा है, तो वो इसलिए उस सीट को पकड़ के बैठना चाहती है और ठीक ठाक वोट भी उनको मिले थे, 250,000 से ऊपर वोट मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां खाता खोली। भारतीय जनता पार्टी के वहां एमएलए रह चुके हैं, मंत्री भी रहे, यही आकाश सक्सेना जो हमारे विधायक हैं रामपुर से, पिताजी इनके पिताजी एमएलए भी थे और मंत्री भी थे कल्याण सिंह सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी पुरानी सीट है और हम इसको दोबारा से स्नैच कर सकते हैं, छीन सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये जिस दिन पहले दिन ये बात आई थी नरद जी, तो मैंने सुषमा के शो में ये बात कही थी कि अभी आजम खां अब्दुल्ला की बात ना करके हम बात करें कि क्या अनुप्रिया पटेल को ये सीट मिलेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये सीट छोड़ेगी। दूसरी बात, 2024 भी सर पे उनको लगता है मौका सही है, दबाव बनाया जा सकता है, अपनी सीट को लिया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने कहा हेमंत भाई ने कि जैसे 96 और ये दोनों सीटें अपना दल की हैं। भारतीय जनता पार्टी सोची कि 2-2 सीटें अपना दल अगर ले जाती है और कहीं दोनों सीट जीत जाती है तो 2024 से पहले अपना दल के टेम्पो हाई हो जाएगा, मतलब उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे में बीजेपी उसमें से एक सीट चाहेगी तो 96 तो मिलेगी नहीं। वो सोचेगी कि रामपुर, चुके हम लोकसभा भी जीत चुके, हम विधानसभा भी रामपुर सदर की जीत चुके, और अब हम इस सीट को भी ले सकें। मुझे तमकीन भाई मौजूद हैं, नीरज जी हम चाहेंगे पहले उनके सुने। तमकीन भाई ने उसी दिन ये बात कही थी जिस दिन सदस्यता की बात आई थी। देखिए पहला चुनाव 2017 का अब्दुल्ला लड़े, सदस्यता उनकी गई और वो भी अदालत से सदस्यता गई, लेकिन पूरा कार्यकाल निकल गया, 22 आ गया, वहां पे चुनाव नहीं हुआ। इस तरह से अदालती कार्रवाइयों में उन्होंने इस चीज को फंसा लिया था और कामयाब हो गए। इस बार भी तमकीन ने यही बात कही थी कि चुनाव होगा, इसको लेके अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि भाई रामपुर के हैं और बहुत अच्छी इनकी जानकारी रहती है, इनके पास जानकारियां रही होंगी कि किस तरह से कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा मजबूती से कर ली है तब हाईकोर्ट में पहले रहे, और हाईकोर्ट में जब समय लगाया तब सुप्रीम कोर्ट गए। तो कुल मिला के अभी तो ये बहुत फंसा हुआ मामला है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत आसानी से हल नहीं होगा कि अनुप्रिया पटेल जो है उस सीट को इतनी आसानी से छोड़ दें, क्योंकि उनको मुस्लिम बाहुल एक सीट मिल रही है। अगर वो मुस्लिम बाहुल एक सीट और एक जो दूसरा चुनाव हो रहा है 96 का, वो अनुसूचित जाति से भरी हुई एससी की मजबूत सीट है, एक एससी और एक क्या कहते हैं मुस्लिम सीट अगर अनुप्रिया जीतती है तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और 2024 के लिए उनके पास भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का मौका होगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो मौका नहीं देना चाहती है, मुझे यही प्रतीत होता है। बाकी अभी जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जी तमकीन साहब, वैसे तो चुनाव होने या ना होने का मसला जो है अब वो हाईकोर्ट के पाले में है फिलहाल, लेकिन फिर भी वहां सियासी गलियारों में किस तरह की हट है कि क्या आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से देख रही हैं इसको कि भाई चुनाव होगा या नहीं होगा, होगा तो फिर क्या तैयारी है, या फिर अपना दल और बीजेपी में किसे टिकट मिलेगा। अभी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वार चुनाव और बीजेपी और अपना दल के बीच फंसी हुई समीकरणों पर क्या असर है? देखिए सबकी निगाहें आज के फैसले पर ही टिकी हुई थी, और जैसा कासिम साहब ने याद दिलाया, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि जिस तरीके से सभी पार्टियां चुनाव घोषित होने के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस में लग गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आजम खान की कोई भी रिस्पांस पॉलिटिकल नहीं मिल रहा था, और एक ही उनका कहना था कि हम कोर्ट में पूरी तरीके से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से जो है वो चुनाव को हम रुकवा सकेंगे और ये चुनाव नहीं हो पाएगा।
तो ये उनका डे 1 से यही प्रैक्टिस थी। और आज जिस तरीके से फैसला आया, हालांकि उनको कोई बहुत बड़ी राहत तो नहीं मिली कोर्ट से, लेकिन एटलीस्ट 3 हफ्ते के लिए जिस तरीके से ये प्रोसेस पे रोक लगाई गई और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर शीघ्र अतिशीघ्र फैसला दें, तो देखिए ये राहत ही है अब्दुल्ला आजम खान के लिए। और सीधे तौर पर इसका असर जो है वो चुनावी प्रोसेस पे पड़ेगा। और ये जो है वो जो तारीखें घोषित कर दी गई हैं, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें चुनाव हो सके। तो ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक पूरी की पूरी मेजर पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है, उसने एंटर ही नहीं किया है आज की डेट तक। वो चुनाव की किसी एक्टिविटी में शरीक ही नहीं हुए हैं। तमकीन साहब, लगता है आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हेमंत सर, जब तक तमकीन साहब का नेटवर्क ठीक होता, तमकीन साहब आप सुन पा रहे हैं? तमकीन जी, आपको आवाज हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताएं। जी जी, आपकी आवाज जी जी, मैं यही कह रहा था कि जहां तक दूसरे दलों की बात है, तो ये एक पहली बार है कि जिस तरीके से चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और एक नए यहाँ के स्थानीय नेता को, जो कि तुर्क बरादरी से आते हैं, उनको न केवल ज्वाइनिंग कराया गया बल्कि बहुत ही जोरों शोर से जो है कैंपेन में उतर चुके हैं। यानी अगर देखें आप तो पूरी तरीके से इस वक्त मैदान खाली है और अकेले के अकेले जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव में इस वक्त लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये एक बड़ा मसला है कि आखिर ये सीट तो अपना दल की थी, क्योंकि पिछली बार जो अपना दल ने नवाब काजिम अली साहब के बेटे, हालांकि इससे पहले 4 बार नवाब काजिम अली खुद यहाँ पर तमकीन भाई का नेटवर्क इशू है। जी जी, लगता है तमकीन सर का नेटवर्क के साथ दिक्कत है। तमकीन सर, एक हमारी गुजारिश है कि आप एक बार रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिए नेटवर्क अपना देखकर। हेमंत सर, मैं आपके पास आऊँ सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम के साथ अपने तमकीन साहब, लाइट आ गई। तमकीन साहब, आप अपनी आवाज आ रही है? आप रिकनेक्ट, हाँ आवाज आपकी आ रही है। अगर नेटवर्क आपका ठीक हो तो आप कंटिन्यू करिए। जी, मैं यही कह रहा था कि 2017 में जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम खान जीते थे और 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिला था, उस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी जो है वो नवाब काजिम अली खान को हराया था उन्होंने, जो बीएसपी से लड़ रहे थे। और नवाब कासिम अली खान इससे पहले लगातार 4 बार से एमएलए थे। हालांकि उस बार भी 2017 में खास बात यह है कि जो लक्ष्मी सैनी बीजेपी की प्रत्याशी हुआ करती थी वहां से, वो दूसरे नंबर पे रही थी। यानी आप ये देखिए कि अब्दुल्ला आजम खान जब जीतते हैं तो न सिर्फ ये कि नवाब काजिम अली साहब को हराते हैं, बल्कि उनको तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं। और ये वो समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी, और उसके बाद जब 17 में चुनाव हुआ था। हालांकि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से चुनाव हुआ और उसके अंदर अब्दुल्ला आजम खान जेल से आए थे और आने के बाद कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर उनको पहले से भी ज्यादा वोट मिले हैं लगभग। जी, फिर आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है तमकीन साहब। मैं इस सवाल के साथ आता हूं हेमंत सर कि जैसा तमकीन साहब बता रहे थे वहां के स्थानीय गणित के बारे में। जी तमकीन सर, आपका नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है, आप एक बार रिकनेक्ट होइए। तब तक में हम लोग हेमंत सर से एक सवाल आपके पास आएंगे दूसरे सवाल के साथ, तो आप बची हुई बातों को एक्सप्लेन कीजिएगा। हेमंत सर,
जैसा स्थानीय माहौल बन रहा है, जो अभी नीरज जी भी पूछ रहे थे या तमकीन साहब जैसा उसका बैकग्राउंड उस सीट का बता रहे थे कि जब दोबारा चुनाव हुआ तो अब्दुल्ला आजम और ज़्यादा मतों के साथ वहां जीतने में सफल रहे और अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। अब जब आज उनकी पोजीशनिंग, अभी तो वो वहां से सदस्यता उनकी जा चुकी है और अगर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो वहां चुनाव की प्रक्रिया भी जैसे शुरू थी वो शुरू रहती। लेकिन अब जो नई परिस्थिति वहां बन रही है, आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला आजम ने जिस तरीके का प्रदर्शन 2022 में किया, तो क्या स्वार वो सीट हो सकती है जहां से आजम खान अपने परिवार की लीगेसी को रिक्लेम करें लोकतांत्रिक ग्राउंड पर? क्योंकि लीगल बैटल्स में तो वो हार रहे हैं। मेरे इस सवाल का, अगर मैं इस सवाल को खोल के पूछूं तो क्या स्वार वो सीट हो सकती है जहां आजम एक बार अपने फिर परिवार के किसी सदस्य पर दांव लगाएं? एक बात तो ये, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अपना दल और भाजपा के इस सियासी रस्साकस्सी में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? क्योंकि जमीन पर ये भले ही गठबंधन एक है, लेकिन जमीन पर जो हम लोगों ने शुरुआत में वीडियो प्ले किया तो जमीन से तो दो तरह की आवाजें हैं, एक अपना दल के समर्थन की, एक भाजपा के समर्थन की। तो क्या ये जो मतैक्य नहीं है इस सरकार के पक्ष में, क्या वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है ये बात? देखिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में खाली एक सूरत में सारी बातें जा सकती हैं जिसके प्रबल आसार होंगे, लेकिन वो इस बात पर निर्भर है कि क्या हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम का जो दोष सिद्धि के विरुद्ध उनका निवेदन है, उनकी प्रार्थना है, उसको स्वीकार करता है। अगर दोष मुक्त करती है उनको हाई कोर्ट और उनकी एलिजिबिलिटी बनती है फिर से चुनाव लड़ने की, तो जानिए कि पूरे स्वार के सारे इक्वेशन बिगड़ जाएंगे और फिर नतीजे करीब करीब 2022 जैसे ही रहेंगे या 2017 जैसे रहेंगे। ये एकदम सत्य है, इसमें कोई कहीं से कोई मुझे शक नजर नहीं आता। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या स्वार सीट से अपनी जो एक पारिवारिक राजनीतिक जो श्रृंखला चली आ रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात के आसार कम नजर आते हैं। पिछली बार भी नीरज जी और हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था, क्या अब्दुल्ला खान की बेगम जो थोड़ा वोकल हैं और पब्लिक के बीच में भी उनका आना जाना रहा है, चुनाव प्रचार वगैरह में भी जाती रही हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है थोड़ा रिस्की होगा। आजम खान इस वक्त उनकी जो पॉलिटिकल स्थिति है बहुत ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला के रहने से होगा, अगर क्योंकि सब अगर मगर पे ही सारी चीजें, सारा परम्परेशन कम्बिनेशन इसी पर है कि फैसला क्या आता है, कोर्ट क्या तय करती है। तो अगर अब्दुल्ला आते हैं तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई वही रहेगी जो मैंने कहा 17-22 से। अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होगा आजम खान के लिए। क्योंकि रिस्की क्यों होगा? अभी जो क्वेश्चन जिस पे हम लोगों ने चर्चा की कि बीएसपी से क्या नाम, उनका नाम मुझे नहीं याद आता है, जो उधर स्थानीय हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, तुर्क बिरादरी से आते हैं, अच्छी खासी तुर्क बिरादरी की वहां तादाद है, तो वो बहुत बड़ा रोड़ा बन जाए, बीएसपी फिर बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए। अब्दुल्ला के प्रति सहानुभूत, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अब इसको तो तमकीन साहब बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी या आजम खान का पसंदीदा उम्मीदवार चुनाव हार गया, लेकिन अभी मेरा मानना है कि अपनी लोगों के बीच में आजम खान को लेकर के सहानुभूति वहां है, जो मुझे जानकारी है, जो मैं लोगों से बात करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि आजम खान को उतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है जिसके हकदार वो नहीं थे। ठीक है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप गर्वोक्त के भाव में रहते हैं और आपसे तमाम गलतियां या आपके जो श्लाघा होती है उसके चलते बहुत से गलत काम आप कर जाते हैं, तो दंड तो यही आमने सामने ही मिलता है। लेकिन वो जो दंड का पैमाना है और दंड का जो स्कोर है बहुत बड़ा हो गया आजम खान के लिए, ये ऐसा रामपुर के लोग महसूस करते हैं। और अगर अब्दुल्ला के पक्ष में फैसला आता है
तो आप समझिए घनघोर सहानुभूति दोहरी हो जाएगी। नहीं आता है तो फिर ये वाला एक क्वेश्चन जो बीएसपी वाला है, ये आजम खां के परिवार के किसी सदस्य के लिए भी शायद रिस्क हो। हालांकि महिला हैं, अगर वो इस बात का रिस्क उठाते हैं कि उनको चुनाव लड़ाएं, मैदान में उतारें, तो भी स्थिति इतनी बुरी नहीं रहेगी। लेकिन एक सूरत में खाली या तो आजम खां खुद चुनाव लड़ जाएं, जो संभव नहीं है, या फिर अब्दुल्ला यहाँ से मुकदमा जीतें और एलिजिबल हों और फिर चुनाव लड़ें। दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें सुनिश्चित रहेगा कि आजम खां की जो कुछ बची खुशी राजनीतिक साख है आज रामपुर में वो बरकरार रहे, वरना रिस्की रहेगा। और बाकी तमकीन साहब तो इस पूरे इलाके को जानते हैं। अभी जो मेरे समझ में आ रहा, भारतीय जनता पार्टी, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी भी यही देख रही। देखिए, ये मामूली चुनाव नहीं, एक सिंगल चुनाव है, सिंगल बाई इलेक्शन है, मतलब एक यहाँ एक मिर्जापुर में। लेकिन चुनाव ऐसे वक्त पर है, इस चुनाव के परिणामों का वातावरण बनाने में 2024 के पहले काफी असर रहेगा। और पॉलिटिको इस तरह का उपक्रम करते हैं। अगर किसी मुख्य चुनाव के पहले आपने बाई इलेक्शन जीता तो एक माहौल जरूर बनता है। हालांकि अब यही वजह है। दूसरे मैं एक बात बता दूं, कासिम साहब जो कहा, सुनिश्चित रूप से वो इलाका ऐसा है जहां किसान यानी कुर्मी अच्छी खासी तादाद में होते हैं। लेकिन अभी भी तमकीन साहब इसको बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है, जो मुझे लोग बताते हैं, कि अपना दल का बहुत ज्यादा मजबूत कोई सांगठनिक ढांचा वहां है नहीं स्वार में, और न ही रामपुर में। और अपना, फिर कह रहा हूं कि अपना दल को मात्र से वहां सीट दी गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि शिबू सक्सेना यानी शिव बहादुर सक्सेना मेरे ख्याल में कई बार चुनाव वहां जीते हैं, तमकीन साहब बेहतर बताएंगे। 91 में मुझे याद है वो मंत्री बने थे कल्याण सिंह की पहली सरकार में, शिबू सक्सेना, आकाश सक्सेना के पिताजी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता था कि हमारी ये सीट रही है और कई बार हमारे कैंडिडेट जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको 2022 में भी अपना कैंडिडेट उतार सकती थी। साहब ने नहीं उतारा, तब तो इनको टरका दिया। अब स्थितियां थोड़ी ठीक हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है। बाकी एक बात खाली जानिएगा, पॉलिटिकल विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और तो कोई इस तरह से गंभीर राजनीति पर चर्चा भी नहीं करता है उत्तर प्रदेश को लेकर के। आपके यहाँ हम लोग बैठते हैं तो बड़ी डिस्कशन हो जाता है और लोगों को बड़ी जानकारी मिलती है, वरना अभी स्वार को लेकर के बाकी जगहों पर सन्नाटा है। मतलब कि लोग देख रहे हैं कि होगा क्या। एक पंक्ति में बताऊं, जो होगा बहुत दिलचस्प होगा, चाहे अदालत से जो होगा या फिर जो स्वार की जो सियासी जमीन है उस पर जो होगा। और उसमें एक फैक्टर बीएसपी का आना बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बीएसपी के आने का उत्तर प्रदेश में रिसेंट पॉलिटिक्स में मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। बीएसपी का आना किसी चुनाव में मोटे तौर पे माना जाता है कि अखिलेश का डाउन होना यानी समाजवादी पार्टी का डाउन होना और भारतीय जनता पार्टी का अप होना। इशारे में बाकी चीज आप समझ लीजिए। यासिन सर, इशारे में बाकी चीज समझने की बात हेमंत कह रहे हैं कि जो भी होगा स्वार में वो रोचक होगा, और उस रोचक बात का सबसे अहम पहलू बसपा होगा। तो अब इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं होगा जिससे मैं ये सवाल लूं कि बसपा की एंट्री से क्या रोचक होगा स्वार में। बसपा जो अभी इस समय ये स्ट्रगल कर रही है कि उसकी काशीराम की विरासत अखिलेश यादव छीन न लें। एक मूर्ति का उद्घाटन अखिलेश यादव ने कर दिया तो मायावती से लेकर आकाश आनंद सबको उतरना पड़ गया ये बचाव करने के लिए कि हमारी विरासत छीनी जा रही है। गेस्ट हाउस कांड याद दिलाए जाने लगे, और इवन अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी भी लोगों को बताएगी कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। तो इस तरह के जब राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बने हैं, तो स्वार में बसपा की एंट्री अगर होती भी है तो क्या होगा, क्या चमत्कार होगा? अमित जी, थोड़ा सा अमेंडमेंट है। स्वार में बसपा लड़ेगी तो क्या होगा ये तो पहले ही बता दिया हेमंत जी ने कि समाजवादी पार्टी की मुश्किल हो जाएगी। एक लाइन में ये बात तो साफ हो गई। लेकिन साथ में जो चीज लगी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी स्वार तब लड़ेगी, हो सकता है ये ब्रेकिंग हो, जब वहां पर आजम खां के परिवार का कैंडिडेट नहीं हो।
ये मायावती के यहाँ से एक बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मायावती आजमगढ़ के बाद जिस तरह की मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है, वो आजम खां के परिवार के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट उतार के आजम खां की हार का ठीकरा, ये जो पूरी मेहनत उन्होंने की है इतने दिनों में, आजमगढ़ उपचुनाव के बाद से लेके अतीक की पत्नी और इमरान मसूद और ये सारी चीजें, हर ये है कि वो ट्वीट भी जो कोई नहीं करता है कि पीएफआई तक में मायावती ने ट्वीट कर दिया, धर्म परिवर्तन में मायावती ने ट्वीट कर दिया। तो मायावती अपनी इस पूरी जो उनकी प्लानिंग है उसको एक सीट स्वार पे लड़ा के खत्म नहीं करेंगी। लेकिन अगर आजम खां के परिवार से कोई नहीं लड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी वहां लड़ेगी ही नहीं। जो वहां स्थानीय का मुद्दा है वो बहुत भारी पड़ेगा। और वो जो है कि जैसे अभी बताया ना तमकीन भाई ने कि जब नवेद मियां लड़े भी थे तब भी नवेद मियां तीसरे पे थे, क्योंकि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया था। वो खाली एससी वोटों के सहारे और कुछ उनके पॉकेट वोट उनको मिल गए थे। तो अगर वहां का जाटो, बार बार जैसे बताते हैं तमकीन भाई कि वहां जाटो वोट लगभग 35,000 है और वो बहुत कमिटेड वोटर है। अभी भी जाटो वोट जो है बीएसपी का कमिटेड, अभी भी कमिटेड वोटर है। वो कहीं मतलब हिलने मिलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको हिला पाना। बाकी वोट्स तो स्लिप हुए हैं, उसमें ज्यादातर भाजपा में गए और कुछ थोड़ा परसेंट समाजवादी पार्टी में भी गया। लेकिन स्वार में अगर मायावती उपचुनाव लड़ती है तो आप ये समझेंगे स्वार के आसपास का जो मामला है, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, वो भी तुर्कों के नेता हैं, चाहे इमरान मसूद हो, वो भी करीब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, या आप बगल में देखिएगा तो शाजिल इस्लाम अंसारी हो, उनका जो एरिया मिल रहा है। और ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीएसपी द्वारा डायल हैं। जैसे इस्लाम साबिर जो हैं, इनके शाजिल इस्लाम के पिता, उनकी लोकसभा लड़ने की बहुजन समाज पार्टी से संभावनाएं हैं। और वो भी सीट जो है उनसे मिलती हुई है, बरेली का बॉर्डर मिलता है उनसे, अंसारी वोट बहुत ज्यादा है यहाँ। और उसके बाद बर्क साहब को लेकर जो समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2 बार बयान दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से उनको किनारा कर रही, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी उनको नहीं बुलाया गया, वो सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि मुस्लिम जो वेस्ट यूपी के मुस्लिम लीडर्स हैं उनमें कुछ बेचैनी है। और वो समाजवादी पार्टी पे बार बार मैं एक बात कहता हूं कि शाहजहांपुर से बढ़ जाने के बाद फिर यादव वोटों की उपयोगिता खत्म हो जाती है। शाहजहांपुर तक तो यादव आपको मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा मुरादाबाद, थोड़ा संभल, उसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाए, यादव नहीं होता है। लेकिन जाटो हर सीट पे मौजूद है। और ये जो लोकसभा का चुनाव गुजरा है, जो बंटवारे की सीटें बसपा को मिली थी और बसपा को जो बंटवारे की सीटें मिली, जहां जहां वो जीत के आई है वो एससी और माइनॉरिटी से, मुस्लिम से जीत के आए। चाहे सहारनपुर हो, चाहे इनकी सीट हो, बगल में आपके अमरोहा की सीट हो, या बिजनौर की सीट हो, या नगीना की सीट हो, ये सारी सीटें ये एससी मुस्लिम से जीत के आए। 4 सीटें तो इसी जगह पे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बसपा के आने के बाद हालात बदल जाएंगे। लेकिन ये भी सही है कि आजम का परिवार लड़ रहा होगा तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, और आजम का परिवार नहीं लड़ रहा होगा तो साजिद बड़े मजबूत उम्मीद के साथ लड़ेंगे। जैसा तमकीन भाई ने बताया है कि कोई आदमी 100 गाड़ी के काफिले के साथ बिला वजह ज्वाइनिंग करके किसी पार्टी में जाने के बाद बिला वजह नहीं टहलता है, वो भी बीएसपी जैसी पार्टी जहां किसी का पल का भरोसा नहीं होता। अभी तक जी तमकीन साहब, हम आपके पास जैसा कासिम सर बता रहे थे कि बसपा के एंट्री से क्या होगा, और कुछ शर्त वो ऐसी पेश कर रहे हैं जो मायावती सोच रही होंगी कि अगर आजम खान का परिवार नहीं लड़ता है स्वार सीट से तो बसपा उपचुनाव लड़ने का मन बना सकती है। आपको क्या लगता है कि बसपा के सियासी संभावनाएं इस उपचुनाव में कुछ हैं भी, या केवल ये हम लोग ऊपर ऊपर से बातें करके निकल रहे हैं? क्योंकि ये महज इत्तेफाक था कि जिस दिन उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था उस दिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वार मतलब रामपुर जिले में थे और कैंपेन कर रहे थे, अपने कोऑर्डिनेटर्स से मिल रहे थे, अपने नेताओं से मिल रहे थे, और उसके बाद उनका ये बयान भी आया कि आला कमान यानी जो मायावती हैं बसपा सुप्रीमो, अगर वो इशारा करेंगी तो बसपा किसी भी प्रकार के चुनाव इंक्लूडिंग उपचुनाव के लिए तैयार है। तो आपको स्वार सीट पर अगर हम बसपा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या आपको ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि इस बार का उपचुनाव बसपा लड़ सकती है अगर आजम खान का परिवार नहीं लड़ता है तो, या दोनों कंडीशन में बसपा मन बना रही है? आपके पास क्या सूचना है? जी अमीर जी, कासिम साहब की बात जो है बहुत अहम है। ये हकीकत है कि ये परसेप्शन का चुनाव है और इसी से तय होगा कि किस तरफ राजनीति
खासकर 2024 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है उसके लिए जो एक होड़ लगी है समाजवादी पार्टी से अपनी तरफ खींचने की, जो कवायद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी कर रही हैं, तो उसके लिए एक अच्छा मौका तो है। अब उसमें आजम खान साहब के डायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए कि उनका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या होगा जी। इसमें ये आपको बताऊं कि आजम खान साहब का खुद अपने आप में इतना कद है कि उनके रहते कोई फ्रेम कीजिए, फ्रेम ठीक हो गया जी। आजम खान साहब का जो अपना कद है उसको देखते हुए आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर ये कहा जाता खान को खुद वही खासकर समाजवादी पार्टी का तो कहा ही जाता है कि टिकट जो है वो उनकी पॉकेट में है, जिसको चाहेंगे वो टिकट देंगे। और देखने में ये आया है कि दूसरे दलों पर भी उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का होता है, जो कि ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं कि जो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कि आजम खान साहब की मर्जी से ही उतारे गए हों। मैं 2022 की बात करूं जिसमें अब्दुल्ला आजम खान साहब ने दूसरा चुनाव जीता और लगभग 1.25 लाख वोट आए। उस चुनाव में जो आप ये देखिए कि अपना दल से हमजा मियां लड़ रहे थे और उनके मुकाबले पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और खासकर बहुजन समाज पार्टी ने शंकर लाल सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया। और ये एक इंडिकेशन थी कि जो हिंदू वोट है, जो सैनी वोट है, वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर है। लगभग आप ये समझिए कि 25,000 वोट सैनी बिरादरी के हैं जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में, और जो कि बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। वो वोट सीधे तौर पे बीजेपी को या अपना दल को ना जाकर सीधे तौर पर बहुजन समाज को पोल हो गया और उससे काफी बड़ा जो आप मार्जिन का डिफरेंस देखते हैं वो अब्दुल्ला आजम के फेवर में चला गया। हालांकि स्वार विधानसभा की आप बात करें तो पॉलिटिकल स्थिति ये है कि 61% मुस्लिम वोट है और 39% हिंदू वोट है। और इसकी जो एक कहते हैं ना धुरी आज की डेट में बनी हुई है वो समाजवादी पार्टी एंड अदर्स वर्सेस अदर्स, यानी आज की डेट में समाजवादी पार्टी एक तरफ है, बाकी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दूसरे धड़े में आप गिन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वो बीजेपी का ही नुकसान करके निकल जाता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से, बल्कि मैं कह सकता हूं कि तीसरे चुनाव में तो जो नवेद मियां जीते थे, लेकिन उसमें भी दूसरे नंबर पे जो थी वो भारतीय जनता पार्टी रही है। और सेकंड नंबर पे रहने वाली पार्टी के वोटों पे आप ये देखिए कि तभी कामयाबी मिल सकती है जब डिवीजन जो हो या बंटवारा जो हो वो समाजवादी पार्टी के या मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा बसपा और समाजवादी के बीच में होता है तो। लेकिन अभी तक ये होता रहा कि जो बंटवारे की बात आती थी वो हो जाता था बीजेपी के वोटों में बंटवारा। और यही वजह है कि जो अपना दल का एक प्रोसेस कहना चाहिए स्टेक लिया गया 2012 में, वो यही सोचकर लिया होगा जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो शायद जो हिंदू वोट है वो तो अपना दल को गठबंधन के नाते मिल जाएगा और बाकी जो वोट है वो दोनों तरफ से मिल सकेगा। लेकिन ये रणनीति कामयाब नहीं हुई। जो पोलराइजेशन है वो अब्दुल्ला आजम चलो भूल गया। तो कुल मिला के आप कंटिन्यू करिए। जी देखिए, कुल मिला के अभी भी जो इलेक्शन है वो अब्दुल्ला आजम साहब के ही फेवर में है। हालांकि मैं ये बताऊं कि जैसे आजम खान साहब के परिवार की बात करें तो पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। खुद आजम खान साहब 10 बार से रामपुर नगर से विधायक, यहाँ से सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ से राज्यसभा सांसद रही, लोकसभा और इसमें विधायक भी रही। तो अब्दुल्ला आजम 2 बार स्वार विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन
जो कानूनी चुनौतियां उनके सामने हैं। तो ये केस जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनको राहत ना दी हो, लेकिन अभी हाई कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं और ये हो सकता है कि उनके फेवर में इसका फैसला आ जाए। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ी तलवार लटक रही है उनके ऊपर, जो 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्रों का मामला जिस तरीके से रामपुर की MP MLA कोर्ट में अपने आखिरी दौर में चल रहा है, उसमें 313 के जो बयान होते हैं आरोपियों के वो हो चुके हैं। अब सिर्फ जो है गवाहों की गवाहियां कुछ बाकी रह गई हैं और उसके बाद कभी भी फैसले आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बेहद गंभीर धाराएं हैं, 420, 467, 468, इस तरीके की गंभीर धाराएं हैं जिनमें काफी लंबी सजाएं हो सकती हैं। तो उसके अंदर आरोपी जो हैं खुद आजम खान साहब भी सह आरोपी हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर तजीन फातिमा हैं, अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं। ऐसे में पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिवार है वो अदालत के कहना चाहिए कि उसमें फंसा हुआ है मुकदमों में, और कभी भी उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है वो सजा होने की लटक रही है। सिर्फ उनके जो बड़े बेटे हैं अदीब आजम खान, वो तो मैं बताऊं कि उनकी वाइफ अदीब आजम खान की वाइफ हैं, जो बड़े बेटे की। जी नहीं सर, आप बोले नहीं सर, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी इसलिए मैंने टोका। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बेटे हैं अदीब आजम खान साहब, उनकी वाइफ जरूर हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा चलती है सिद्रा अदीब की, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत कम संभावना है कि आजम खान साहब इस स्तर पर, जबकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुकदमों में और राजनीतिक उनको चुनौतियां हैं, ऐसे में अपनी बहू को मैदान में उतार कर वो एक विधायक की सीट के लिए इतना बड़ा दांव खेलेंगे, तो ये बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो अपने परिवार का सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। अब बाकी दूसरा कौन कैंडिडेट आता है उसके बाद में जरूर संभावना बनेगी कि मायावती जी जिस तरीके से कासिम साहब कह रहे थे सीधा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करें और इतने जोरों शोर के साथ करें कि वो ये जनता में मैसेज देने को मतलब कोशिश करेंगी कि हम समाजवादी पार्टी के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। तो ये तो संभव है कि अगर ऐसा हो तो कुछ डैमेज होगा समाजवादी पार्टी को, वरना सीधे फाइट में यहाँ पर बहुत मुश्किल है। जी अनिल जी। जी बिल्कुल, मैं ये अगला सवाल पूछने ही जा रहा था कि आखिर आजम खान की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, क्या उनके परिवार का होगा। हेमंत तिवारी जी के पास आऊं उससे पहले कल एक विजुअल आया था, कल एक वीडियो आया था आजम खान साहब का, आप लोगों ने देखा होगा सर, 8-9 मिनट का वो था। वो आजकल जिस विक्टिम मोड में रहते हैं कि हमें तो इतनी यातनाएं दी गई और हमें तो इस जमहूरियत में हमारा ये हाल हो गया, वो जो टोन रहता है उनका, वो उसी टोन में थे, विक्टिम कार्ड वो खेल रहे थे। और वो जौहर यूनिवर्सिटी में लोगों को आने के लिए और वहां पर जो कुछ चल रहा है उसकी खूबियां वो बता रहे थे, लेकिन ऐसा माना गया कि ये स्वार सीट पर अगर चुनाव होता है तो ये उसका भी कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेने के लिए ये एक वीडियो जो है ये बाजार में उतारा गया है आजम खान साहब की तरफ से। मैं उस वीडियो पर टिप्पणी लेता हूं, बहुत लंबा वीडियो था लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मैं अपने दर्शकों को सुनवाता हूं अपने खास अंदाज में किस तरीके से आजम खान साहब ने बात की उस वीडियो में। और हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त पर कभी कभी हैरत भी होती है कि हम हड्डी गोश्त के बने हुए इंसान हैं भी या नहीं है, कोई पत्थर की पहाड़ी तो नहीं है, कोई फौलाद का दरिया तो नहीं है। मेरे अपनों ने, मेरे अहबाब ने जो अहद दिया है, जो हमारे साथ जेलों में रहे, आज भी है, जिन्होंने सख्तियां सही आज भी सख्तियां सह रहे हैं, जो बर्बाद कर दिए गए लेकिन उन्होंने शिकायत को मौका नहीं दिया। तो हेमंत जी, जिस तरीके से जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि मैं आजम खान आपसे मुखातिब हूं, मेरी सारी जिंदगी का अमल आईने की तरह आपके सामने है, कल आज मेरा आने वाले कल का अंदाजा आप मेरे बीते हुए कल से लगा सकते हैं।
अपने गुजरे हुए 4-5 साल में जो मेरे साथ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, अफसोसनाक है। कल हिंदुस्तान की इस निज़ाम जमहूरी पर कुछ न कुछ अपनी राय पेश करेगा। ये तमाम चीजें पूरा एकदम इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला। तो क्या ये भी एक रामपुर लोकसभा और रामपुर उपचुनाव, रामपुर विधानसभा के उपचुनावों में हुई हार के बाद आजम खान साहब कोई भी जिसे कहते हैं कि तरीका नहीं छोड़ना चाहते और ये चुनावों के लिए उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है? ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। वक्त जब खराब होता है तो बहुत चीजें मुसलसल खराब होती जाती है। आजम साहब के साथ वैसा हुआ। आजम खां के बहुत से ऐसे रूप लोगों ने नहीं देखे होंगे जो बड़े खूंखार हुआ करते थे, ताकत के मद में कई ऐसे एक्शन करते थे। कई बार तो ऐसे फाइलें पकड़ करके सीनियर आईएएस अफसरों को फेंक दिया करते थे। एक आईएएस अफसर को हार्ट अटैक पड़ गया था। एक आईएएस अफसर से मीटिंग के दौरान कहा सुनी बड़ी तेज हो गई और अब हालात बदले हुए हैं। तो अगर आप सियासत करते हो तो आपको हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। आजम खां के लिए भी यही मेरे ख्याल में सबसे जरूरी है। और मैंने आपसे पहले कहा, मैंने शुरुआत में आपके पहले सवाल के जवाब में ही कहा, फिर दोबारा मैंने कहा कि आजम खां विक्टिमाइज हो रहे हैं। ये खाली जरूरी नहीं कि आजम खां इसको बताएं। यह महसूसियत कहीं ना कहीं रामपुर में बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में है कि क्योंकि आप लगातार एक आदमी कितना भी क्यों रावण के खिलाफ भी तो इतने केसेस नहीं बन गए थे। तो ये बात तो है, लेकिन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ऐसी सूरत में कोई भी होगा इमोशनल कार्ड खेलेगा। और जब भी कभी जौहर यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आजम खान निहायत भावुक हो जाते हैं, पहले भी होते रहे हैं। लेकिन अगर आप गलत करोगे, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र है, आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो कोई ऐसा गलत मत करो जो आज या कल या परसों या आने वाले दिनों में जिसकी जांच हो, जिस पे जिरा हो, आप गलत साबित हो। तो इनके साथ भी ऐसा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मेरा आम तौर पे मानना है, जो हमने देखा है इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के, कि ऐसी सूरत में कोई भी पॉलिटिको हो उसको अपने लोकल्स की सहानुभूति मिल जाती है। और जो वीडियो आपने देखा उसमें शब्द वही है, अदल बदल के बोलते हैं, उसी मिजाज में बोलते हैं, उसी अंदाज में बोलते हैं। मतलब कभी कभी जब असेंबली में यही आजम खां अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तौर पर अपनी तकरीर किया करते थे तो उस शायरी में जो शायराना अंदाज इनका होता था, उस शायरी में हंसी ठहाके सब होते थे। आज बदले हालात में इनका जो शायराना अंदाज है वो तकलीफों भरा है। मतलब जैसे क्या कहें इसको, और शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अपनी विपदा, अपने साथ हुए जुल्मों को अपने लोगों के बीच में बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो आपसे सहानुभूति चाहते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि निजाम जिस दौर में जिसका होता है, आवाम आम तौर पर उसके साथ रहती है। ये सही है, उन्होंने खुद महसूस भी किया है और जो चुनाव परिणाम आए हैं ये उसकी तस्दीक करते हैं, जिसमें बाई इलेक्शंस में उनके लोग हारे हैं। तो उसके बावजूद आदमी गुंजाइश तो तलाशता रहता है। इस वीडियो का कुल मिलाकर के लबोलुबाब यही है कि उनके साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उसको आवाम, खास तौर से रामपुर के आवाम जरूर समझ ले, और उसको इसका कहीं न कहीं से कनेक्ट आप जानिएगा आने वाले बाई इलेक्शन को भी है, को लेकर के भी है। आज अभी आपने अभी एक बात और बता दूं, खाली छोटी सी चीज, कि अभी इस बात की चर्चा रामपुर से तमकीन साहब कर रहे थे कि साहब वहां बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि 5 अप्रैल है, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। और 4 अप्रैल को, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छी जीरा हुई थी, तो साहब उसके एक दिन पहले ही इस तरह कोई खास मौका थोड़ी था वीडियो रिलीज करने का।
एक वातावरण बनाने की कोशिश है, वातावरण में सहानुभूति लेने का प्रयास है। जी बिल्कुल। कासिम साहब, एक छोटी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा कि यही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले चुनावों की तारीखों की दहलीज पर ये इस तरह का जो एक बिल्कुल इमोशनल वीडियो जारी किया, इसमें आप कोई टाइमिंग का इशू देखते हैं? इसका कोई सियासी सबब नजर आता है आपको? नहीं, टाइमिंग तो है, लेकिन एक टाइमिंग और देखिए नीरज जी, मायावती ने जिस दिन अपनी मीटिंग ली थी, मायावती ने उस दिन आजमगढ़ उपचुनाव की बात की कि हम उपचुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन हमने आजमगढ़ लड़ा और हमने खुद को साबित किया, हमको एससी ने वोट दिया, मुस्लिम ने 60% हमको वोट दिया, अगर थोड़ा और बढ़ जाता तो हम वो सीट जीत जाते। ये टाइमिंग और ये तकरीर जो है, ये भी बहुत कुछ कह रही। तो इसको मतलब इतनी आसानी से रामपुर के मामले को हम लोग ऐसे हवा में छोड़ दें, मुझे लगता है ज्यादती होगी। और ये सच है कि आजम की अपीलें, आजम के साथ जो हुआ है, लेकिन माजी में जब आपने नवाब साहब का गेट गिरवाया है, आपने नवेद पे किताब चोरी का मुकदमा लिखाया है, तो हाल में आपके साथ भी हो गया। तो ये तो जैसा हेमंत जी कह रहे थे कि सियासत में ताकत जो है, वो ताकत में आने के बाद कोई भी आदमी अगर फिरौन हो जाता है तो उसका नतीजा ये होता है। जी तमकीन साहब, आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बार कोई इमोशनल अपील जो है, सहानुभूति लहर कोई क्या आपको नजर आती है रामपुर के स्वार के लोगों में आजम खान के परिवार को लेकर या उनके संभावित कैंडिडेट को लेकर? ये देखिए नीरज जी, ये वीडियो जो है, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल किसी भी बैकग्राउंड से अलग, चूंकि आजम खान खुद उसके चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों जो हालात रहे हैं, उसके बाद खासकर कोरोना की एक फेज रहा, उसके बाद सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दिक्कतों को झेल रहे हैं। और ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी को काफी बड़ी जो है स्टूडेंट्स की कमी खल रही है इस समय, और उसको पूरा करने के लिए अगर आप पूरे वीडियो को देखें तो कोई एक बात भी, सिवाय ये कि वो इमोशनल जो उन्होंने बातें कही हैं वो भी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हैं, और पूरे के पूरे उनका कहने का मकसद जो है वो यही है कि कहीं किसी भी सूरत में यहाँ पर जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर आएं और आकर यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ जाए, तभी शायद ये बच सकेगी। वरना यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ की आलीशान बिल्डिंगें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा कैंपस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि पिछले दिनों लगातार इसके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाइयां हुई, तो ये बात निश्चित है कि यहाँ से जो पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे थे उनका अट्रैक्शन यहाँ से हटा है और लोग घबराने लगे हैं। और ये सारे की सारी अपील यूनिवर्सिटी के लिए है। हालांकि ये अलग बात है कि ये मौका ऐसा था कि उपचुनाव भी बिल्कुल घोषित हो चुके हैं, और जहां तक स्वार की मैं बात करूं, स्वार विधानसभा में ये तो जब चुनाव का मोमेंट आएगा तब ये पता चलेगा कि क्या वाकई चुनाव में कोई सिंपैथी वेव है या नहीं है। जिस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के स्वार की जनता इस बार बिल्कुल नए रूप में नजर आ रही है। खासकर एक मुद्दा जो आपने बार बार सुना होगा, स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा हर दल की तरफ से उठाया जा रहा है, हर समाज की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी से लेकर बीजेपी, अपना दल और हर दल के लोग जहां पर भी जाते हैं उनको एक बात सुनने को यही मिलती है कि प्रत्याशी आप लोकल लाइए। और जब लोकल प्रत्याशी होगा तो वो ना आजम खान के परिवार का होगा, ना नवाब परिवार के होगा, और ना कोई और वीआईपी या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। जिस तरीके से कई ऐसे सेलिब्रिटीज की बात चल रही थी, बीजेपी से खुद जयप्रदा जी ने एक बड़ी मजबूत दावेदारी ठोकी थी यहाँ के चुनाव के लिए, उन सभी को नकारते हुए एक नया मुद्दा खड़ा हो गया स्थानीय प्रत्याशी का। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि भले ही अपना दल का यहाँ कोई बड़ा संगठन नहीं था, लेकिन हमजा मियां के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर जो स्थानीय तौर पर एक प्रत्याशी हैं, उसके दावेदार हैं प्रत्याशी पद के अपना दल के, वो हैं शफीक अंसारी। क्योंकि अंसारी बिरादरी के भी लगभग 25,000 वोट स्वार विधानसभा क्षेत्र में हैं। दूसरे ये कि वो अपना दल में अगर टिकट जाता है तो उन्होंने हमजा मियां के मुकाबले में एक तरीके से दावेदारी ठोक दी है, और वो
इसी बल पे ठोकी है कि वो वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं और मजबूत राजनीतिक उनकी पकड़ भी है वहां पर। अब देखना ये होगा कि क्या स्वार की जनता वाकई स्थानीय प्रत्याशी को चुनने के मूड में है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो वेव है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिंपैथी वेव आ सकती है, क्या आजम खान के परिवार के लिए लोग जो है सहानुभूति रखेंगे, तो ये सहानुभूति कहीं ना कहीं उससे चुनौती मिल सकती है इस बात से कि स्थानीय का जो मुद्दा चल रहा है अगर वो मुद्दा हावी हो गया तो जो सिंपैथी वेव है वो दब जाएगी। लेकिन अगर वो स्थानीय का मुद्दा नहीं आता है, सभी राजनीतिक दल अपने जो है बाहरी और बड़े नेताओं को या दूसरे तरीके से टिकट देते हैं, तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए सिंपैथी वेव जरूर बनती है। और खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर के लोग आज भी बेहद पिछड़े हुए हैं। स्वार विधानसभा सीट में आज भी विकास की बहुत कमी है और वहां पर लोग धार्मिक आधार पर, वहां पर लोग अपनी पहचान के आधार पर कौन कहां पर किससे संबंधित है, कौन किस पार्टी का है, किसको क्या अच्छा लगा उसके आधार पर वोट देते हैं, ना कि ये कि अपने मुद्दों पर। लेकिन इस बार जो चर्चाएं हैं वो ये है कि वो गुण दोष के आधार पर वहां की जनता वोट देने के लिए तैयार हो रही है, वो मुद्दे स्थानीय के उठा रही है, वो अपने हक को मांग रही है। तो अगर ऐसा होता है तो सिंपैथी वेव को नुकसान पहुंचेगा और ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, चाहे वो आजम खान का परिवार हो या नवाब परिवार हो या कोई ऐसा नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है या किसी भी दल से है, वो बाहरी अगर कोई आएगा तो उसके लिए नुकसानदेह मतलब ये साबित होगा। जी नीरज जी। बिल्कुल। तो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट का उपचुनाव बहुत ही गया है, वहां पे हालात बहुत दिलचस्प बन गए हैं। वो सीट खाली हुई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने से, लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर और सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाई कोर्ट में भेजकर सारी निगाहें, पूरे सूबे की निगाहें जो है वो अब हाई कोर्ट के फैसले की तरफ लगा दी हैं। हाई कोर्ट को ये तय करना है कि क्या जो सजा अब्दुल्ला आजम को मिली और जिसके आधार पर उनकी विधायकी रद्द हुई वो सही बात थी या नहीं थी। तो पहली बात तो ये कि अगर वहां पर हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम के हक में फैसला देते हैं तो शायद उपचुनाव होता है या नहीं होता है, इसी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और अगर उपचुनाव हो रहा है तो फिर बीजेपी या अपना दल, दोनों गठबंधन में से किसके हिस्से में वो सीट जाती है? क्या बीएसपी इस उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या आजम खान के परिवार से कोई प्रत्याशी होगा अगर उपचुनाव होता है? नहीं होगा तो फिर कौन होगा? और सबसे बड़ी बात कि वहां के लोग स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, अगर वो होगा तो फिर किस पार्टी से कौन होगा? ये तमाम सवाल है जो स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव को फिलहाल बहुत ही दिलचस्प बनाए हुए हैं। हमारी निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई कब होती है, अब सबसे पहला दरवाजा अगली परिस्थितियों के लिए वहीं से खुलेगा। यूपी तक पर ये तमाम खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमने आपसे यूट्यूब पर एक सवाल पूछा था, एक हमने छोटा सा पोल किया था कि क्या अपना दल को बीजेपी उपचुनाव में सीट दे पाएंगी, तो बहुत ही दिलचस्प लोगों ने वोट किया है तरीके से। 43% लोगों का कहना है कि हाँ बीजेपी अपना दल को दे देगी, लेकिन 56% लोग, 57% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपना दल को इस बार ये टिकट नहीं देगी। तकरीबन आधी आधी राय बटी हुई है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी साहब, तमकीन फयाज साहब, सैयद कासिम साहब, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।